नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर। दोस्तों आज हम राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के लिए और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर मैंने उन सभी विषयों को शामिल किया है जिनके प्रश्न आपके और फाइनल एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज को और कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो 100% हो जाएगी। तो आपको पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखना है। दोस्तों एक भी सेगमेंट अगर आप छोड़ते हैं, एक भी प्रश्न, तो आप महत्वपूर्ण जो जानकारी है उससे चूक सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर राजस्थान जी के, इंडियन जी के, हिंदी, सामान्य हिंदी, मैथ, इंग्लिश सभी और सेगमेंट से प्रश्न शामिल किए हैं। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ कम से कम 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होगा जो कि आपको कम समय में अधिक नॉलेज देने पर आधारित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा राजस्थान जीके का जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं हमारे वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, जैसलमेर। दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है। अगर दोस्तों हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल दोस्तों और 38,401 और दोस्तों वर्ग मीटर हमें देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इसे बनाता है। दोस्तों अगर हम जैसलमेर की बात करें तो यह राजस्थान के पश्चिमी विभाग में स्थित है, जो कि थार के मरुस्थल में भी स्थित है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस शासक ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, राणा सांगा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों इसे बनाने का अगर कारण की बात करें तो दोस्तों राणा सांगा द्वारा और 1438 के अंदर और मालवा के जो शासक महमूद खिलजी थे उन्हें हराया गया था। इसी और जीत के उपलक्ष्य में और राणा सांगा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। दोस्तों यह स्तंभ उनके आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो कि केवल राजस्थान में बहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, बनास नदी। दोस्तों राजस्थान की जो बनास नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है और जिसकी लंबाई राजस्थान में सर्वाधिक है। और दोस्तों हम बनास नदी की बात करें तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ और राजसमंद जिले से निकलती है। दोस्तों यह कुल और 512 और दोस्तों किलोमीटर बहती है। अंत में जाकर दोस्तों यह नदी और सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम के अंदर और चंबल नदी में मिल जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की किस झील को राजस्थान का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, सावर। दोस्तों राजस्थान की जो सावर झील है जो कि प्रमुख रूप से जयपुर जिले और अजमेर जिले के अंदर आती है, इसे दोस्तों राजस्थान का शोक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वर्षा के दिनों में इसमें अत्यधिक जल की मात्रा होने के कारण और इसमें बाढ़ आ जाती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम साबर नदी की बात करें तो साबर नदी का जो निर्माण है दोस्तों वासुदेव चौहान द्वारा किया गया था। और दोस्तों साबर का जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर चौहान वंश का शासन हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक पहुंचने पर और आपको संतुष्टि जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न इसके अंदर शामिल किए हैं उनके अंदर जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ वो सारे ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों यह एक शॉर्ट वीडियो होगा जो कि आपका 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा और सारे विषय इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, भील। दोस्तों राजस्थान का जो गैर नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। अगर दोस्तों हम गैर नृत्य की बात करें तो भील जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। दोस्तों भील जनजाति राजस्थान की मीना के बाद में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। दोस्तों इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य की बात करें तो दोस्तों गैर, हाथी मन्ना, युद्ध नृत्य
आदि इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हुआ करते हैं। यह प्रमुख रूप से और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो अगले सेगमेंट यानी कि इंडियन जीके से आने वाला है। दोस्तों मैंने प्रत्येक सेगमेंट से इस वीडियो के अंदर प्रश्न शामिल किए हैं, तो ओवरऑल वीडियो आपको ध्यान से देखना की बात करें तो वो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 1951 में। दोस्तों 1951 के अंदर और भारत के अंदर पहली पंचवर्षीय यानी कि पहली 5 ईयर प्लान है उसकी शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका जो मेन फोकस था दोस्तों वो कृषि का भारत में बढ़ावा देना था। वहीं दोस्तों कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2017 के अंदर भारत के अंदर और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है और 2017 में दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों भारतीय और जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसके अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन और 1976 के अंदर और जोड़े गए थे। दोस्तों 1976 में समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष 3 शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। और दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो इसे 9 दिसंबर 1946 को और पंडित माफ कीजिए इसका दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और संविधान सभा के सामने पेश किया, जिसे 1947 में और संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा और वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया गया था। अगर दोस्तों हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना की गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने विधवा विवाह को और बढ़ावा दिया था और दोस्तों 1856 के अंदर और विधवा विवाह जो अधिनियम आया था वो इन्हीं के प्रयासों से आया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए केरल। दोस्तों केरल राज्य को और भारत का मसालों का बागान कहा जाता है क्योंकि दोस्तों केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में मसाले उत्पादित किए जाते हैं। अगर दोस्तों हम केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य को ही दोस्तों और केले के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी भील। दोस्तों भील है और भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है। अगर दोस्तों हम भील जनजाति की बात करें तो प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के अंदर और बहुतायत मात्रा में मिलती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आने वाला है आपके अगले सेगमेंट यानी कि जनरल हिंदी से। दोस्तों आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है क्योंकि दोस्तों मैंने प्रत्येक उस पार्ट से इस वीडियो के अंदर प्रश्न शामिल किए हैं जिनसे आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों अगर जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी का आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है नीर का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए जल। दोस्तों जल का ही जो पर्यायवाची है वो नीर होता है। दोस्तों अगर हम जल के पर्यायवाचियों की बात करें तो नीर, सलल, तोय, बारी, अंबु आदि जल के प्रमुख पर्यायवाची हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात। और दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है। दोस्तों यह एक साहित्यिक रचना है हिंदी की। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के एक प्रमुख और लेखक एवं इतिहासकार माने जाते हैं उनके द्वारा ही अंधेरी नगरी और चौपट राजा नामक ग्रंथ है उसकी रचना की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का वो है वह शब्द चुने जो कि तत्सम शब्द है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी पुस्तक। दोस्तों पुस्तक और एक तत्सम शब्द है जबकि अन्य जितने भी ऑप्शन है इसके अंदर चिड़िया, किताब और आग ये तीनों ही और तद्भव शब्द हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा किसका उदाहरण है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी लोकोक्ति। दोस्तों नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा एक प्रमुख लोकोक्ति है, जिसका अर्थ दोस्तों होता है अगर कोई किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं आता है तो वह उस काम में और कमी निकालने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चंद्रमा में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी कर्मधारय। दोस्तों चंद्रमा के अंदर कर्मधारय समास है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो अब आने वाला है मैथमेटिक्स से। तो दोस्तों अगर हम मैथमेटिक्स के प्रश्न की बात करें तो वो है यदि किसी संख्या का वर्ग 121 है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 11। दोस्तों 121 11 का और वर्ग होता है। वहीं और दोस्तों हम 10 के वर्ग की बात करें तो 100 होता है, 12 का वर्ग और दोस्तों 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। आज का हमारा मैथ का जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों पाई का मान क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 3.14। दोस्तों पाई का मान 3.14 है, जिसे हम 22/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 125 का घनमूल क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 5। दोस्तों 125 का जो घनमूल है वो 5 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न वो है एक त्रिकोण के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर त्रिभुज का और तीनों कोणों का योग हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों विकल्प सी 180। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए 0। दोस्तों अगर किसी संख्या को मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, अगर उससे दोस्तों और 0 से अगर आप गुना करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो 0 आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो अब आने वाला है दोस्तों जो आपका अगला सेगमेंट साइंस है उससे। तो दोस्तों साइंस का हमारा प्रश्न है वो है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी नाभिकीय संलयन। दोस्तों सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो नाभिकीय संलयन को माना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो वो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी त्वचा। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा होती है। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प कॉर्टिलेज। दोस्तों कॉर्टिलेज ऊतक होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो हड्डियों को जोड़ना होता है। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी लिथियम। दोस्तों लिथियम धातु को सबसे हल्की धातु माना जाता है, जबकि ओसियम धातु को सबसे भारी धातु माना जाता है। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साइंस का वो है कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर और सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% हमें देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो हमें 21% देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह है हमारे वायुमंडल के अंदर दोस्तों और 0.03% हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आपके आने वाला है बेसिक कंप्यूटर से। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर सारे ही आपके सेगमेंट शामिल किए हैं। अगर दोस्तों हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर का जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी सीपीयू। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों अगला प्रश्न है वो है रैम का पूरा नाम क्या है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों जो रैम होती है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों हम रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी के नाम से और रोम को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प सी, एड लवलेस। दोस्तों एड लवलेस और पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है जो यूएसबी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो वो है सीपीयू में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 3। दोस्तों सीपीयू के अंदर और 3 मुख्य भाग होते हैं। अगर इन 3 भागों की बात करें तो दोस्तों इनमें एक दोस्तों मेमोरी यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, वहीं दोस्तों एक एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने और आपके 4th ग्रेड भर्ती का जो नवीनतम सिलेबस जारी किया है उस पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवाया। दोस्तों मैंने इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर सभी विषयों को शामिल कर लिया है। माना दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर का जो लेवल है वो और इजी मैंने रखा है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों मैं और इसका जो मॉडल टेस्ट पेपर का जो लेवल है वो बढ़ाता जाऊंगा। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करने में आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4th ग्रेड भर्ती के अंदर सिलेक्शन की मेरी पूरी आपकी गारंटी रहेगी। तो आप बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।